गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 11th क्लास में बेटा आपका जो टॉपिक चल रहा था न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और उसको स्टार्ट करते हैं अगेन। उसी पे बेसिक थ्योरी को आगे स्टार्ट किया जाएगा कंटिन्यू, और इसके बाद आपको स्यूडो फोर्स और लिफ्ट प्रॉब्लम आज समझाई जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। वैसे तो चल चुका था न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, देखिए न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज बेसिकली एक्शन और रिएक्शन का गेम है। यहाँ पे ना एक्शन और रिएक्शन का मतलब है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो ए, इस टेबल पे रखा हुआ है। ठीक है, ध्यान से समझना। अब ए ऑब्जेक्ट का मास है m, तो व्हाट इज इट्स वेट? W इज इक्वल टू mg। व्हाट इज इट्स वेट? W इज इक्वल टू mg। क्लियर? और mg प्रेजेंट और टेबल। mg कहां प्रेजेंट है बेटा? टेबल पे प्रेजेंट है। और ये mg जब इस पे रखेंगे तो ये कहलाएगा एक्शन, क्योंकि आपको पता होना चाहिए वेट इज कंसिडर्ड एज फोर्स, और फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब वेट भी क्या है आपका? वेक्टर फिनोमिना यूज करता है। टेबल इसको बैलेंस करने के लिए रिएक्शन फोर्स देगी। क्लियर? तो यहां पर एक्शन और रिएक्शन दोनों का फॉर्मेट चलेगा, एक्शन एंड रिएक्शन। क्लियर? अब सबसे पहले बात करते हैं, कोई न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में जो एक्शन और रिएक्शन फोर्स लग रहे हैं, क्या वो कैंसिल आउट हो सकते हैं? देखिए, मैं आपको एक ब्लॉक डायग्राम बना रहा हूं। जैसे मान लो ये M ब्लॉक है, इस पर फोर्स इधर लग रहा है F1, इस पर फोर्स इधर लग रहा है F2। क्लियर? दैट इज द सिंगल ऑब्जेक्ट। क्या बेटा? ये सिंगल ऑब्जेक्ट। किसी एक ही ऑब्जेक्ट पर, सिंगल ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, किसी एक ही ऑब्जेक्ट पर अगर बेटा फोर्स लगता है और वो दोनों फोर्स आपस में इक्वल है। क्लियर? सिंगल ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं और इक्वल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं, तो दे आर कैंसिल आउट टू ईच अदर। दे आर कैंसिल आउट टू ईच अदर। क्लियर? दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे बेटा? कैंसिल कर देंगे। सेकंड कॉन्सेप्ट में आपके पास है, क्या यहां पर एक्शन और रिएक्शन फोर्स आपस में कैंसिल आउट होंगे? नहीं होंगे। यहां पे एक्शन और रिएक्शन फोर्स आपस में कैंसिल आउट नहीं होंगे, बिकॉज देयर आर टू ऑब्जेक्ट। Because there are two objects. Clear? Action on table, जबकि रिएक्शन ऑन बॉल। क्लियर? तो एक्शन और रिएक्शन फोर्स मैग्नीट्यूडली आपस में इक्वल होते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है कि ये दोनों फोर्स एक दूसरे पर लगते हैं। अगर एक ही ऑब्जेक्ट में लग रहा होता तो ये कैंसिल आउट हो जाता, बट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में जो एक्शन और रिएक्शन फोर्स है वो एक दूसरे से कैंसिल आउट नहीं होते, बिकॉज द पॉइंट एक्शन या पॉइंट ऑफ द फोर्स लाइन प्रेजेंट इन डिफरेंट बॉडीज। क्लियर बेटा? इसके बाद आपको ये समझाया जाता है कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन डेली लाइफ में इंपॉर्टेंट है। यस, इज इट वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ। जैसे मान लो पहला एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था स्विमिंग का। स्विमिंग में क्या होता है, कोई भी पर्सन होता है, अगर वो पानी के अंदर स्विम करता है तो उसके वेट या उसकी बॉडी से उस वाटर सरफेस पर क्या लगेगा बेटा? उस वाटर सरफेस पर एक्शन लगेगा। मतलब ये इस वेट के कारण, इसका जो वेट है उस वेट को आप कंसीडर करेंगे एक्शन। क्या कंसीडर करेंगे बेटा? एक्शन कंसीडर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में अपन स्टार्ट करते हैं कि सर वाटर क्या करेगा? अब वाटर उसको क्या करेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिपेल करेगा, आगे की ओर धक्का देगा, तो ये हो जाता है रिएक्शन। क्या हो जाता है बेटा? रिएक्शन। क्लियर? तो एक्शन एंड रिएक्शन यहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन यहां पे फिनिश होता है। क्लियर? अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपके स्यूडो फोर्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द फोर्स कैटेगरी।
स्यूडो फोर्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। स्यूडो फोर्स को रीड आउट करने के लिए आप ये बोलेंगे कि दैट इज ओनली इमेजिनरी फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट। क्लियर? हेडिंग है आपका स्यूडो फोर्स। बताइए स्यूडो फोर्स क्या डिफाइन कर रहा है। देखिए, इट इज एन इमेजिनरी फोर्स। पहली बात क्या बोलेंगे कि यह एक इमेजिनरी फोर्स है। क्लियर? इमेजिनरी फोर्स का मीनिंग क्या होता है वो समझिए कि फोर्स आपको फील हो रहा है, बस आपके प्रेजेंस में कोई आप पे फोर्स नहीं लगा रहा, लेकिन वो आप फील कर रहे हो ड्यू टू द इमेजिनरी कंडीशन। क्लियर? तो स्यूडो फोर्स यहां पर होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर नेट फोर्स लगता है तो ये वो नेट फोर्स अपने आप पे क्या करता है, अज्यूम करता है। दैट इज कॉल्ड एज स्यूडो फोर्स। क्लियर? जैसा मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। क्लियर? और इस पर फोर्स लग रहा है F इज इक्वल टू ma। क्या फोर्स लग रहा है? F इज इक्वल टू ma। अब इस सरफेस से इसको फ्रिक्शन फोर्स मिला स्मॉल f, भाई एप्लीकेबल फोर्स तो क्या हो गया, F हो गया। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स क्या हो गया, स्मॉल f हो गया। अब यहाँ पे क्या गेम है कि रिजल्टेंट फोर्स बताइए, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स हो जाएगा कैपिटल F माइनस स्मॉल f। क्या हो जाएगा नेट फोर्स बेटा, कैपिटल F माइनस स्मॉल f। क्लियर? लेकिन ये जो नेट फोर्स है ये उस ऑब्जेक्ट को फील होगा। अब ये डायरेक्शन देखो, बैलेंसिंग ऑर्डर में नेट फोर्स क्या आ रहा है सर, नेट फोर्स F आ रहा है कैपिटल F माइनस स्मॉल f। तो ये तो ऑब्जेक्ट में लग रहा है, लेकिन इस कंडीशन में उसको बैलेंस करने के लिए Fp लगेगा यहाँ पे m एडेस। क्या लगेगा, m एडेस। तो ये जो नेट फोर्स है Fs वो किससे सेटिस्फाई हो जाएगा, स्यूडो फोर्स से सेटिस्फाई हो जाएगा। क्लियर? अब अपैरेंट वेट का केस है, लिफ्ट मोशन आपको न्यूमेरिकल देता है बहुत अच्छे क्वालिटी के, तो उसके चारों केस यहाँ पे एक्सप्लेन किए जाएंगे। क्लियर? देखिए, लिफ्ट का जो मोशन है वो स्यूडो फोर्स को एक्सप्लेन करता है और स्यूडो फोर्स उस पर बेस्ड है, एक तरह से मान लिए। चलो स्टार्ट करते हैं लिफ्ट मोशन। ठीक है, देयर आर टू केस 1 एंड केस 2। केस 1 के अंदर अपवर्ड मोशन होगा, केस 2 के अंदर डाउनवर्ड मोशन होगा। केस 1 लिफ्ट अपवर्ड मूविंग, केस 2 लिफ्ट डाउनवर्ड मूविंग। ठीक है, यहां पर एक लिफ्ट बनाई गई है। ठीक है, इसके अंदर मैंने एक कैंडिडेट प्यारेलाल जी है, उनको खड़ा कर दिया। कौन है बेटा, प्यारेलाल जी। और इधर है अपने मोहनलाल जी, मतलब प्यारे मोहन की जोड़ी है, लेकिन ये गलती से दोनों दोस्त थे और ये दोनों एक दूसरी लिफ्ट में घुस गए। जैसे मान लो कहीं मॉल में गए या किसी बिल्डिंग में गए तो वहां पे क्या है, दो तरह की लिफ्ट थी, एक ऊपर जा रही थी और नीचे जा रही थी। प्यारेलाल जी को जल्दी थी, ये उस लिफ्ट में घुस गए जो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, और मोहनलाल जी उस लिफ्ट में घुस गए जो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से नीचे जा रही है। क्लियर? इन दोनों में खास बात क्या है सर, दोनों का मास इक्वल है। क्या खास बात है बेटा, दोनों का मास इक्वल है। क्लियर? अब यहां पे जो कॉन्सेप्ट लागू होता है वो अपेरेंट वेट का लागू होता है। कौन सा कॉन्सेप्ट लागू होता है बेटा, अपेरेंट वेट। एक्चुअल वेट क्या है इसका, दोनों का एक्चुअल वेट
W इज इक्वल टू mg। क्या है बेटा एक्चुअल वेट? W इज इक्वल टू mg है। क्लियर? अब आपको यहां यह समझना है कि शैडो फोर्स अप्लाई होने के कारण प्यारेलाल और मोहनलाल, ये दोनों देख लो, इधर प्यारेलाल जी है, ये P है, और ये मोहनलाल जी है, इधर है। क्लियर? इन दोनों में आपको कंसिडर करना है कि किसका वेट ज्यादा लगेगा और किसका वेट कम लगेगा। वेट उसको सेल्फ फील होगा कि किसका वेट उसको कम फील होगा या किसका वेट उसको ज्यादा फील होगा। तो सबसे पहले दोनों का मास अगर इक्वल है तो वेट लेंगे, एक्चुअल वेट दैट इज mg, इसका एक्चुअल वेट दैट इज mg। ठीक है? अब मुझे बताइए कि अगर कोई लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है, कहां जा रही है बेटा? लिफ्ट जा रही है ऊपर की ओर। अगर लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो ए एक्सेलरेशन कहां काउंट होगा? ऊपर की ओर काउंट होगा, दैट इज अपवर्ड मोशन। बताइए उस पे शैडो फोर्स कहां लगेगा? शैडो फोर्स लगेगा उस पे नीचे की ओर। कहां लगेगा बेटा? शैडो फोर्स नीचे की ओर। क्लियर? अब ये भाई साहब इनकी लिफ्ट आ रही है नीचे, तो शैडो फोर्स कहां लगेगा? ऊपर की ओर। हमेशा याद रखना, शैडो फोर्स ऑलवेज एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, और शैडो फोर्स एक इमेजिनरी है, इसका भी ध्यान रखना। तो बताइए इस पे दो फोर्स एक ही डायरेक्शन लग रहे हैं, तो अपरेंट वेट क्या हो जाएगा? W डैश यहां पर हो जाएगा W प्लस FP, जबकि अपरेंट वेट W डैश यहां पर वेट कहां है? नीचे की ओर। शैडो फोर्स कहां लग रहा है? ऊपर की ओर। ये हो जाएगा W माइनस FP। ठीक है? अब W डैश इज इक्वल टू W प्लस FP पे चलेंगे तो देखिए mg प्लस ma, इसको मैं W डैश काउंट करता हूं तो ये mg प्लस a। क्लियर? यहां पे काउंट करूंगा तो W डैश mg माइनस ma, तो बताइए W डैश क्या काउंट होगा? g माइनस a। क्या काउंट होगा बेटा? g माइनस a। अब मुझे बताइए कि अगर मान लो एक्सचेंज ऑर्डर ऑफ ग्रेविटी की बात करें यहाँ पे कि न्यू ग्रेविटी उसको थोड़ा सा क्या फ्लक्चुएट करेगा, तो बताइए उसको जी डैश मान लीजिए आप। क्या मान लीजिए बेटा? जी डैश। वैसे तो बताइए अपरेंट वेट प्यारेलाल और मोहनलाल दोनों में से किसको अपरेंट वेट ज्यादा फील होगा? अपने वेट से ज्यादा फील होगा प्यारेलाल को। उसको जैसे लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगी तो उसको अपना वेट ज्यादा फील होगा। क्लियर? और मोहनलाल जो नीचे आ रहा है उसको वेट अपना कम फील होगा। जो उसका एक्चुअल वेट है उसको खुद को फीलिंग आएगी कि मैं हल्का हूं, और इधर इसको लगेगा कि यार मैं भारी हूं। बताइए न्यू डैश की बात करें mg डैश इज इक्वल टू mg माइनस a। m से कट गया, g डैश बराबर हो जाएगा g माइनस। क्लियर? और यहां पर आ गया mg डैश इज इक्वल टू mg प्लस a, तो g डैश बराबर आ जाएगा g प्लस a। देखिए थोड़ा बहुत ग्रेविटी फ्लक्चुएशन आएगा यहाँ पे। ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी का फ्लक्चुएशन कैसे आएगा वो देखिए आप। वेट यहाँ पे डिक्रीज ऑर्डर में है, वेट यहाँ पे इंक्रीज ऑर्डर में है। तो इसके बाद जो न्यूमेरिकल आपके पास आने वाला है उस न्यूमेरिकल को आप थोड़ा ध्यान से देखना, दोनों ही केस पे लागू होगा। समझ में आ गया बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये, लिफ्ट मोशन केस 1 एंड केस 2। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ दिस फोर्स LNM थ्योरी के। और केस 3 जिसमें आपको फ्री फॉल करना पड़ेगा, मतलब अगर लिफ्ट किसी पर्टिकुलर वायर से हैंगिंग कंडीशन में है और कंडीशन ऐसी दी गई है कि वो वायर क्या हो जाए बेटा? ब्रेक हो जाए, वो स्ट्रिंग ब्रेक हो जाए। दैट कुड बी अ फ्री फॉलिंग केस ऑफ द लिफ्ट। यहां पे क्या हो सकता है फिर? फ्री फॉलिंग केस ऑफ द लिफ्ट। फ्री फॉल का मतलब होता है कि whenever an object which is falling under the gravitational intensity acceleration, gravitational intensity या gravitational acceleration, तो that is called as the free falling। क्या कहलाएगा बेटा? वो फ्री फॉलिंग कहलाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट केस, केस नंबर 3 फ्री फॉलिंग, और उसके बाद मैं लेता हूं रोपवे सिस्टम।
देखिए केस स्टडी यहां पे स्टार्ट कर रहे हैं हम। केस स्टडी को बोलेंगे फ्री फॉलिंग। क्या बोलेंगे बेटा? फ्री फॉलिंग। फ्री फॉलिंग के अंदर एक क्वालिटी होती है कि स्मॉल ए यूज किया जाता है, वो जी यूज किया जाता है। मतलब ऑब्जेक्ट फॉलिंग अंडर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, दैट इज कॉल्ड एज द फ्री फॉलिंग कंडीशन। और केस यहां पर फोर्थ है, उसे रोपवे सिस्टम के नाम से बोल देंगे, रोपवे सिस्टम। देखिए अब फ्री फॉलिंग वाला केस, इसको आप दूसरा केस भी बोल सकते हैं वेटलेस कंडीशन। क्या बोलेंगे? वेटलेस कंडीशन। क्लियर? वेटलेस कंडीशन क्या होती है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। कोई भी पर्टिकुलर पर्सन है, अगर वो सपोज किसी ऊपर एक हाइट पर जाकर और वहां से गिरता है, तो जब वो हवा में होता है, देखना मेरी बात सुनना, जब वो एयर के अंदर होता है तो उस पर केवल सिंगल फोर्स काउंट होगा, एयर रेजिस्टेंस। जैसे मान लो कोई स्काई ड्राइविंग का केस लेते हैं, अपन दुबई चलते हैं सपोज, और दुबई के अंदर एक स्काई ड्राइविंग करते हैं, तो सबसे पहले एक फिक्स हाइट पर आपको ले जाते हैं और एक पैराशूट बांधकर ऊपर से नीचे कूदा दिया जाता है। ठीक है, आप कूद गए वहां से। अगर आपने पैराशूट को ओपन नहीं किया, पैराशूट जहां तक ओपन नहीं होगा वहां तक आप केवल एयर रेजिस्टेंस वाली कंडीशन पे रहेंगे और फ्री फॉलिंग केस आपके ऊपर लागू हो रहा है। क्लियर? और जैसे ही आपने क्या किया, जैसे ही आपने पैराशूट को ओपन किया, तो वो पर्टिकुलर जो एरिया जिस पर एयर फोर्स लगेगा, क्या लगेगा? हवा का बल लगेगा रिवर्स डायरेक्शन में, वो पैराशूट आपको कहां ले जाएगा? वापस ऊपर ले जाएगा और फिर धीरे धीरे आप नीचे उतरेंगे। क्लियर? लेकिन फ्री फॉलिंग एक ऐसा केस है यहाँ पे, तो यहां पर तो केवल एक लिफ्ट क्या होती है, हैंगिंग कंडीशन में है। जैसे ये लिफ्ट है और इसके अंदर कोई पर्सन है, ठीक है। अब ये प्यारेलाल जी नहीं है, सोहनलाल जी है। क्लियर? कौन है बेटा? सोहनलाल जी। सोहनलाल जी को डर ज्यादा लगता है, तो ये किसमें कूद गए? ऐसे लिफ्ट में चढ़ गए जिसको टूटना था किसी कंडीशन में जाके। मास वही m काउंट होगा तो वेट हो जाएगा mg। देखिए ब्रेकिंग सिचुएशन अगर होगी, जिस दिन ब्रेकिंग सिचुएशन क्रिएट होगी, तो ए एक्सेलरेशन से कहां आ रहा है? नीचे की ओर आ रहा है। कहां आ रहा है बेटा? नीचे की ओर। ब्रेकिंग सिचुएशन जहां पे जनरेट हो गई, तो बेसिकली वो नीचे आएगा, तो शीट ऑफ फोर्स कहां लगेगा? ऊपर की ओर लगेगा। कहां लगेगा शीट ऑफ फोर्स? ऊपर की ओर लगेगा। दैट शुड बी काउंट एज नेट फोर्स। एपरेंट वेट काउंट कीजिए, mg माइनस ma, ये हो जाएगा w डैश इज इक्वल टू mg माइनस a। क्या हो जाएगा? g माइनस a। लेकिन मैंने आपको बोल दिया कि सोहनलाल जी एक ऐसी लिफ्ट में चढ़ गए जो फ्री फॉलिंग केस में ये ब्रेक यहां से टूट, वायर यहां पे टूट चुका है और ये नीचे की ओर गिर रही है। अगर ये नीचे की ओर गिर रही है तो फिर फ्री फॉलिंग केस में a की वैल्यू क्या हो जाएगी? g हो जाएगी। और a की वैल्यू अगर g हो जाती है तो दैट शुड बी काउंट एज mg माइनस g, देन w डैश इज इक्वल टू 0। बताइए व्हाट इज द नेट apparent weight of this object? Apparent weight of this object should be 0 in this case, और that is the condition of weightless। बताइए कौन सी सिचुएशन होगी ये? वेटलेस कंडीशन होगी। वेटलेस कंडीशन का मतलब क्या होता है बेटा? इफ एन ऑब्जेक्ट विच इज फॉलिंग अंडर फ्री फॉल कंडीशन, दैट एपरेंट वेट वुड बी 0। क्लियर? तो यहां पर इसका एपरेंट वेट क्या हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। नेक्स्ट कैसे है? रोपवे सिस्टम। देखिए बेटा, अब रोपवे में मैं आपको बताता हूं, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है रोपवे का। ठीक है,
देखिए बेटा, चिंकी मिंकी कॉन्सेप्ट है, माना कि इस रोपवे सिस्टम के अंदर चिंकी और मिंकी दोनों बैठी हुई है, क्लियर। तो चिंकी मिंकी को लेकर चलते हैं ए एक्स डायरेक्शन से वायरिंग। रोपवे सिस्टम में रोपवे का जो ब्लॉक है उस ब्लॉक को ए एक्स डायरेक्शन से आगे की ओर लेके चलते हैं, और यहाँ पर इनका जो जी एक्सेलरेशन काउंट होगा वो नीचे की ओर काउंट होगा। ऑलवेज जी कहाँ लगेगा बेटा? नीचे की ओर लगेगा, ठीक है। सबसे पहले अभी तक मैंने आपको जो दो केस पढ़ाए हैं उसमें एक जी डेज की वैल्यू है, ये जी प्लस है, और एक जी डेज की वैल्यू है ये बेटा जी माइनस है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। लेकिन यहां पे बात करते हैं, इस ए की वैल्यू आई है इस दिस डायरेक्शन, और इस जी की वैल्यू आई है डाउनवर्ड डायरेक्शन। कहां पे आई है? डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब मुझे ये बताइए कि सबसे बेटर कॉन्सेप्ट क्या होगा? देयरफॉर नेट ग्रेविटी एक्सेलरेशन, यहां पे आप ये लिख सकते हैं सर ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू द जी वेक्टर। क्या मेंशन कर सकते हो? ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द जी वेक्टर। तो बताइए जी डेज की वैल्यू क्या होगी? कुछ नहीं, जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर? अगर कोई बोले सर एपरेंट वेट ऑफ दिस ब्लॉक पर्सन्स दैट इज mg डैश, उसका एपरेंट वेट क्या हो जाएगा? mg डैश हो जाएगा। ओके बेटा। उसके बाद मैंने आपको जो लिफ्ट वाला फर्स्ट क्वेश्चन भेजा है उसको तो आप नोट कर ही लेना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट उसी के साथ अटैच्ड है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि न्यूमेरिकल में अगर 0.1 मीटर स्क्वायर से 0.2 मीटर स्क्वायर से लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है तो क्या हो जाएगा? जी प्लस से हो जाएगा। लिफ्ट नीचे की ओर आ रही है तो क्या हो जाएगा? जी माइनस, नीचे की ओर आ रही है तो जी माइनस से हो जाएगा, ठीक है। फ्री फॉलिंग केस होगा तो वहां पे वेटलेस कंडीशन जनरेट होगी। तो वो फर्स्ट क्वेश्चन तो आप नोट कर ही लेना इस कॉन्सेप्ट के बाद। ओके बेटा, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और आपके लिए एक और खबर है कि 24 या 25 को हो सकता है मैं आपको एक जूम की क्लास दूं, क्योंकि जैसे मान लो 26 से आपका हाफ ईयरली स्टार्ट हो रहा है तो एक 1 आवर्स की जूम पे क्लास ली जाएगी जिसमें हाफ ईयरली का थोड़ा बहुत डिस्कस किया जाएगा, कैसे आपको पेपर करना है। ओके बेटा, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।